हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 10 का 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आज हम तीसरा वीडियो शुरू करेंगे। हमारा चैप्टर 10 था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें हमने प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तनांक यहाँ तक कि हमने कंप्लीट कर लिया था। 10.2 का 3 अपवर्तनांक तक कंप्लीट किया था। तो इसमें आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर लंबा है इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। तो इसमें प्रकाश की एक किरण जो कि माध्यम 1 क्या है, वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो यहाँ से माध्यम 1 से 2 में प्रवेश कर रही है ना। तो मान लीजिए कि प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम 1 में v1 है और माध्यम 2 में v2 है, ठीक है। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और इसको एक संकेत n21 से निरूपित करते हैं। किससे? n21 से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो इसे हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हो n21 इज इक्वल टू बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको, v1 बटे v2। तो यहाँ पर हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया 10.5, ठीक है। तो ये जो तर्क है इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, n12, ठीक है, n12। इसी से इसको निरूपित करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम सूत्र के रूप में लिखें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो v2 बटे v1 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको एक और समीकरण मिल गया 10.6, ठीक है। तो अगर माध्यम जो माध्यम 1 है वो अगर निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, ठीक है। और ये माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये केवल n2 से निरूपित किया जाता है। और अगर वायु में प्रकाश की चाल c है, ठीक है, और माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, nm होगा, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसको हम c बटे v लिख सकते हैं। और ये हमको एक और समीकरण मिल गया 10.7। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक ही कहलाता है, ठीक है, उसको सिर्फ अपवर्तनांक ही कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपको ये टेबल में अनेक जो माध्यम है उसके अपवर्तनांक दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले ये टेबल देख लेते हैं। कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर द्रव्यात्मक माध्यम दिया गया है और इधर अपवर्तनांक दिया गया है उसका। जैसे कि वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.003 होगा, बर्फ का 1.31, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्ट्ज, ठीक है, इसका कितना होगा 1.46। फिर तारपीन तेल का होगा 1.47, बेंजीन का 1.50 और क्राउन कांच का होगा 1.52। फिर आगे देखते हैं। कनाडा बाल्सम का 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, सघन फ्लिंट कांच 1.65, रूबी मतलब माणिक्य इसका 1.71 होगा, नीलम का 1.77, हीरा का 2.42 है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हीरे का अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक है 2.42 है ना, जबकि वायु का अपवर्तनांक 1.003 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि हमने इस टेबल में देखा कि जल का अपवर्तनांक कितना है 1.33 है ना। तो इसका मतलब ये है कि वायु में प्रकाश का वेग और जल में प्रकाश के वेग का अनुपात कितना है 1.33 है। ठीक है, इसी प्रकार क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्या है, क्या था क्राउन कांच का, नीचे देखिए 1.52 है ना। तो इसके कहने का मतलब है कि मतलब ये जो आंकड़े हैं उसके स्थान पर उपयोगी हैं। ठीक है, मतलब उसके अपवर्तनांक को जानने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक ऐसे ही जानकारी के लिए है। फिर यहाँ पर प्रकाशिक जो माध्यम है या सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक होगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए केरोसिन का अपवर्तनांक जल से अधिक है ना, जल से अधिक है ना केरोसिन का अपवर्तनांक। तो जल की अपेक्षा वो प्रकाशिक सघन है, जबकि इसका द्रव्यमान घनत्व जल से कम है। ओके, तो फ्रेंड्स किसी भी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित कोनोटेशन होता है, तो ये द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। तो इस चैप्टर में हम विरल माध्यम और सघन माध्यम शब्दों का यूज कर रहे हैं। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है प्रकाशिक विरल माध्यम और प्रकाशिक सघन माध्यम। तो हम कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, तो फ्रेंड्स दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है और दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है और इसीलिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में चलने वाली मतलब गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है ना, और क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल जो है वो बढ़ जाती है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। 10.3 का 3 गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। अभी तक हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे लेंसों के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग चश्मे का उपयोग करते हैं, है ना, और जो घड़ी बनाने वाले होते हैं वो छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। तो क्या कभी आपने आवर्धक लेंस के जो उसके सतह है, उसके पृष्ठ है, उसको आपने हाथ से छूकर देखा है या फिर आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा है कि वो बीच से कैसा होता है उसको छूकर? तो इसका जो पृष्ठ है, इसका जो सतह है वो समतल है या कैसा है, वक्रित मतलब मुड़ा हुआ है। तो क्या ये बीच में मोटा है या किनारों से मोटा है? तो आप अगर ऐसे लोगों के जो लेंस का यूज़ करते हैं उसको अगर छू के देखोगे तो आपको इसमें डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, तो चश्मों में हम लेंसों का ही उपयोग करते हैं और उसी तरह से जो घड़ी बनाने वाले होते हैं वो आवर्धक में भी लेंस का यूज़ करते हैं। तो लेंस क्या है, ये प्रकाश किरणों को किस प्रकार से मोड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसी के बारे में जानते हैं। लेंस, तो लेंस क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, उसे ही लेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये कैसा होता है, इसका दोनों पृष्ठ गोलीय होता है ना, इसका सतह जो है वो गोलीय होता है। इसका मतलब ये है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होगा, है ना। ऐसे लेंस में दूसरा पृष्ठ समतल भी हो सकता है। तो किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, तो ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं, द्विउत्तल लेंस, दोनों सतह उभरे हुए होंगे तो, ठीक है, तो इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं या फिर द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो है ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, है ना, तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, ठीक है। कैसे करता है, अभिसरित करता है, मतलब छोटा करता है, कम करता है, ठीक है। जबकि इसी प्रकार जो एक द्विउत्तल लेंस के अंदर की ओर वक्रित मतलब मुड़ा हुआ दो गोलीय पृष्ठ से ये घिरा होता है और बीच की अपेक्षा इसके किनारे मोटे होते हैं, किसके, अवतल लेंस के। तो ऐसे लेंस जो है प्रकाश किरणों को अपसरित करते हैं, फैलाते हैं, ऐसे लेंसों को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस का एग्जाम्पल है अवतल लेंस, ठीक है। तो द्विअवतल लेंस सामान्यतः इसको अवतल लेंस भी हम कहते हैं। तो ये क्या हुआ, उत्तल लेंस, और ये क्या है, अवतल लेंस, ठीक है। तो किसी लेंस में चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, उसमें दो गोलीय पृष्ठ होंगे और इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, ठीक है। इन गोलों के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हैं C1 लिखा हुआ है, यही क्या है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ये वाला भाग C1, ठीक है ना, जैसा कि हमने दर्पण में पढ़ा था, ठीक है। तो लेंस का वक्रता केंद्र जो है वो सामान्यतः C के द्वारा ही निरूपित किया जाता है। क्यों, क्योंकि लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं, इसलिए इन्हें C1 और C2 द्वारा निरूपित किया जाता है। कहाँ कहाँ है C1 और C2, ये C1 हुआ और ये वाला जो है वो C2 है। ये गलत, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ये नहीं है, ये है C2, ठीक है। तो C2 के द्वारा निरूपित किया जाता है। और किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक और सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। फ्रेंड्स, ये सब जो शब्द हैं इसको हम दर्पण वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ये सब, ठीक है। द्वारक, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ये सब पढ़ें। ये प्रकाशिक केंद्र जो है ये हमारे लिए नया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये वाला बीच वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, यही क्या है, मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो लेंस का केंद्रीय मुख्य बिंदु, कौन सा बिंदु, ये वाला भाग, केंद्रीय मुख्य बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसको O से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाला प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के यहाँ से निर्गत होता है, निकलता है, ठीक है। और गोली लेंस की जो वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार जो रूपरेखा है उसी का प्रभावी जो व्यास है ना, यहाँ से यहाँ तक का M और N जो लिखा गया है, तो यही इसका अपर्चर कहलाता है, मतलब द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। और इस चैप्टर में हम केवल उन्हीं लेंसों के बारे में पढ़ेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है, ठीक है। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। और जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती हैं तब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है जिससे हम अक्षर को बड़े करके भी देख सकते हैं या किसी छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा दिखाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, उसका एक यूज़ और भी है कि हम उसकी सहायता से किसी कागज़ को जला सकते हैं, या है ना। तो फ्रेंड्स, जब आप कभी एक लेंस लेकर आपने मेरे ख्याल से किया ही होगा, वो उत्तल लेंस होता है, तो अगर हम कागज़ में उसको
सूर्य के जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं उसको एकत्रित करेंगे एक स्थान पर, है ना, तो क्या होता है, तो धुआं उठने लगता है ना, कुछ देर बाद वहाँ पर आग भी लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं, है ना, और लेंस के द्वारा ये किरणें एक तीखी चमकदार बिंदु के रूप में कागज पर अभिकेंद्रित कर दी जाती हैं, है ना। तो वास्तव में एक कागज की शीट पर ये जो चमकदार बिंदु है वो सूर्य का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण मतलब एक जगह इकट्ठा होना ऊष्मा उत्पन्न करता है और इसी के कारण कागज जो है जलने लगता है, ठीक है। तो अब हम लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों के बारे में जानते हैं, ठीक है। जब आप प्रकाश की ऐसी किरणों को किसी लेंस से गुजारते हैं, है ना, ये जो समानांतर किरणें आ रही हैं तो लेंस से गुजारेंगे तो क्या होगा, तो एक उत्तल लेंस के लिए ये उत्तल लेंस का चित्र है, तो इसमें ये उत्तल लेंस का और ये अवतल लेंस का, तो दोनों में समानांतर किरणें आ रही हैं तो क्या होंगी, तो चलिए देखते हैं। तो उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित हो रही हैं और ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, है ना, अपवर्तन के बाद क्या हो रही हैं, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। तो जब मुख्य अक्ष पर ये बिंदु इकट्ठी होती है तो ये जो F2 आप देख रहे हो यही क्या है, ये मुख्य फोकस कहलाता है, किसका, लेंस का, उत्तल लेंस का, ठीक है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, ठीक। वक्रता केंद्र ये वाला भाग, मुख्य अक्ष ये जो लाइन है बीच की, प्रकाशिक केंद्र ये लेंस के बीच वाला भाग जो है जिसको O से डिनोट करते हैं, द्वारक M और N क्या है, द्वारक है, मुख्य फोकस ये जो बिंदु है जहाँ पर किरणें इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब अवतल लेंस में देखते हैं कि क्या होता है। तो अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं और ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, है ना, अपवर्तित होकर क्या हो रही हैं, एक बिंदु से अपसरित होती हुई दिखाई देती हैं, है ना। आप देख रहे हो यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, तो ये मुख्य अक्ष पर ये बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। ये F1 जो है ये अवतल लेंस का मुख्य फोकस है। तो अगर आप किसी लेंस के उल्टे भाग में, उल्टे पृष्ठ के समानांतर किरणों को गुजारेंगे तो आपको जो ये वाली कंडीशन दिखी उसके उल्टी, है ना, उसके दूसरे दिशा में उसका मुख्य फोकस प्राप्त होगा। किधर, अगर आप इधर से गुजारेंगे तो आपको इस साइड पे मुख्य फोकस प्राप्त होगा, जो F2 है वो इस साइड पे बनेगा, ठीक है। तो मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए यहाँ पर F का यूज़ किया जाता है, कैपिटल F का यूज़ किया जाता है। जबकि किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, क्या होते हैं, दो मुख्य फोकस होते हैं। यहाँ पर F1 देख रहे हो आप और ये F2, ठीक है। तो इसको F1 लिखा जाता है और इसको F2 लिखा जाता है। तो किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र ये हुआ और मुख्य फोकस, तो इसी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी को स्मॉल f के द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या बता रही हूँ मैं, फोकस दूरी, ठीक है। तो आप किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, तो सेम, है ना, सेम वही प्रोसेस जो है यहाँ पर भी किया जाता है, ठीक है। तो लेंस की स्थिति और सूर्य के प्रतिबिंब की स्थिति के बीच दूरी लेंस का लगभग या सन्निकट फोकस दूरी बताती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। टेन पॉइंट 3 का 4 लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो फ्रेंड्स
लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? लेंस प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं और उन प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या है? तो इसको जानने के लिए पहले हम उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर जो बिंब है मतलब वस्तु है उसकी अलग अलग स्थितियों के लिए उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, उनकी प्रकृति, उनकी स्थिति और उनकी आपेक्षिक जो साइज है उसी को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये टेबल जो है उसको मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगी आपको। पहले चित्र निकाल लेते हैं हम। ये तो फ्रेंड्स, जब बिंब की स्थिति मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ पर होती है? अनंत पर होती है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ये वाला डायग्राम आप देखिए, ये वाला। ठीक है, तो अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी? फोकस पर, F2 पर बनेगी। और प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज क्या होगा? तो ये बहुत अधिक छोटा होगा, बिल्कुल बिंदु के आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। 2F1 से परे, मतलब ये इस कंडीशन को देखते हैं। वस्तु कहाँ पर है? 2F1 से परे मतलब दूर। यहाँ पर आप देख रहे हो वस्तु यहाँ पर है, बिंब जो है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? F2 तथा 2F2 के बीच। ये F2 है ये और ये 2F2, तो यहाँ पर बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा होगा? बिंब से छोटा होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी और उल्टी होगी। ठीक है, फिर अगली स्थिति देखते हैं। टू F1 पर, अगर बिंब मतलब वस्तु जो है 2F1 पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? उसका 2F2 पर बनेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हो 2F2 है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 2F2 पर। उसका साइज क्या होगा? समान साइज का होगा, वस्तु के समान साइज का होगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। टेबल में देखिए क्या लिखा है, समान साइज का, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। F1 तथा 2F1 के बीच, ये वाला D, वस्तु कहाँ पर है? F1 और 2F1 के बीच में है ना? ये 2F2 नहीं है, 2F1 है। ठीक, तो इसके बीच अगर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी? 2F2 से दूर। ये 2F2 है तो इससे दूर बनेगी। कैसा होगा? प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? बड़ा होगा, आवर्धित होगा, मतलब असीमित रूप से बड़ा होगा। ठीक है, या बहुत बड़ा ही बनेगा। और उसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है F2 से परे, बड़ा, विवर्धित और वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर वस्तु F1 पर होगा तो इस कंडीशन को देखिए, ये वाले। तो वस्तु अगर F1 पर हो, है ना, F1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा होगा? बड़ा होगा, विवर्धित होगा। ठीक है, फिर उसकी प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है? लास्ट है, बिंब
प्रकाशित केंद्र पर होगा, प्रकाशित केंद्र के बीच में होगा। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं आपको, है ना, F1 और O के बीच में प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में होगा। तो वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी, जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनेगी, है ना। इस साइड पे है तो इसके उल्टे साइज पर बनेगी। कैसा होगा, बड़ा होगा, विवर्धित होगा। जबकि यहाँ पर एक कंडीशन है, आभासी और सीधा प्राप्त होगा हमको। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी और सीधा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया इस चित्र के माध्यम से। ठीक, चलिए अब देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और उसकी आपेक्षिक साइज है वो कैसा होगा उसको जानेंगे। तो बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति, यहाँ पर टेबल है और ये डायग्राम है, हम डायग्राम से ही समझेंगे। ठीक, तो अवतल लेंस में अगर बिंब मतलब वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F1 पर बनेगा। फिर प्रतिबिंब की जो साइज है वो कैसी होगी, तो बहुत अधिक छोटा होगा, मतलब एकदम बिंदु साइज का होगा, बिंदु के आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या है, अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यहाँ पर F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में अगर वस्तु होगी तो फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कैसा होगा, छोटा होगा। सॉरी, अगर वस्तु यहाँ पर है 2F1 और F1 के बीच में होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगी। फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा गया, अगर अनंत पर होगा तो कैसा बनेगा, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र और O के बीच में होगा तो मतलब प्रकाशिक केंद्र O को ही बोला है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 10 का 3.5। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। फ्रेंड्स, हम किरण आरेख के माध्यम से दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बना था उसके बारे में जान चुके हैं। अब लेंस से कैसे, लेंस के द्वारा किरण आरेख कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो किरण आरेख बनाने के लिए हमको लेंस चाहिए। ठीक है, फिर उसकी कुछ स्थितियां हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो पहली स्थिति है, अगर बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद कैसी होती है। इस चित्र में देखिए आप, कोई मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण अगर आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, तो उत्तल लेंस में क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस से गुजरते हुए, है ना, यहाँ पर गुजरते हुए जाएगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा उसका। ठीक है, F2 पर। फिर यही कंडीशन अवतल लेंस में कैसा होगा, तो अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर किरण आ रही है जो मुख्य फोकस है, इससे अपसरित होती हुई दिखाई देगी, फैलती हुई दिखाई देगी। ओके, फिर नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ये वाला,
मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रही है। फिर अवतल लेंस में क्या होगा, तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई दिखाई देगी। कहाँ पर, मुख्य फोकस पर मिलती हुई दिखाई देगी। और जो प्रकाश किरण है वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, तीसरी स्थिति क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाएगी, है ना। ये प्रकाशिक केंद्र से निर्गत हो रही है। और अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में भी यही कंडीशन होगा। ठीक है, बिना किसी विचलन के उसी मार्ग में निर्गत होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10.3 का 6 गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो लेंसों के लिए हम गोली दर्पणों के जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे। ठीक है, तो दूरियों के चिन्हों के निर्धारण के लिए हम यहाँ भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे। केवल यहाँ पर दर्पणों में सभी दूरियाँ उनके ध्रुवों से नापी जाती थी ना, जबकि लेंस में सभी माप उसके प्रकाशिक केंद्र से मतलब O से नापी जाएंगी। ठीक है, तो इस परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, आपको U, V और F बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब U, V, F बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के मान में जो चिन्ह है उसका सावधानी से यूज़ करना होगा। ठीक है, चलिए अब लेंस का सूत्र देखते हैं। 10.3 का 7 लेंस सूत्र तथा आवर्धन। तो जिस प्रकार हमने गोली दर्पणों के लिए सूत्र ज्ञात किया था उसी प्रकार गोली लेंसों के लिए भी हम सूत्र स्थापित कर सकते हैं। और ये सूत्र जो है वो बिंब दूरी मतलब U और प्रतिबिंब दूरी क्या है V और फोकस दूरी क्या है F, तो इन्हीं के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, और इसी को लेंस सूत्र कहा जाता है। क्या है लेंस सूत्र, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल 1/F। और ये हमारा 10.8 समीकरण हमको प्राप्त हो जाता है इससे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सूत्र ये जो लेंस सूत्र है वो सभी जगह मान्य है, सभी स्थितियों में। ठीक है, तो लेंसों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए लेंस सूत्र बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे आवर्धन। आवर्धन क्या है, तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है वो किसी गोली दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको अक्षर m के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो यदि बिंब की ऊंचाई h है ना, तो लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, तब लेंस के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है वो कैसा होगा, तो उसका सूत्र क्या होगा, m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं और यही हमारा अगला समीकरण प्राप्त हो गया हमको 10.9। ठीक है, तो लेंस के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है वो बिंब की दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V से भी संबंधित है। और इस संबंध को कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, तो इस तरह से। ठीक है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू V अपॉन U। तो ये हमारा अगला समीकरण हमको 10.10 प्राप्त हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी
15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, और इसका आवर्धन भी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल देखते हैं इसका। पहले है प्रतिबिंब दूरी v बराबर क्या दिया है, -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या दिया गया है, -15 सेंटीमीटर। बिंब दूरी क्या है, हमको ज्ञात करना है। तो हमारा जो लेंस सूत्र है उसको यहाँ पर रखेंगे, है ना, 1/v इज इक्वल टू -1/u इज इक्वल टू 1/f, या इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ठीक है, तो ये जो सूत्र है उस पर अपना मान रख देंगे। 1/u इज इक्वल टू 1/-10, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, 1/ ब्रैकेट में -15 इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है 1/15। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हल करते हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू -3 + 2/30। ठीक है, फिर ये क्या लिख सकते हैं, फिर इसको 1/-30 भी लिख सकते हैं। धन और ऋण का ऋण हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो u बराबर क्या हुआ, -30 सेंटीमीटर। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, बिंब की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो जाती है। अब इसका आवर्धन देखेंगे। आवर्धन सूत्र क्या है, m बराबर v/u। तो इसको यहाँ पर हम मान इसका रख देंगे, -10 सेंटीमीटर अपॉन -13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3, है ना। इसको हल करेंगे तो इतना ही आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 1/3 तो इज इक्वल टू +0.33, है ना। इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो धनात्मक चिन्ह है वो ये बताता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। ठीक है, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वो बिंब के साइज का 1/3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। तो बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए इसका भी हल देख लेते हैं। बिंब की ऊंचाई क्या दिया गया है, h बराबर +2.0 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f बराबर +10 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी u बराबर कितना है, -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी v जो है हमको ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश भी हमको ज्ञात करनी है। तो फिर यहाँ पर लेंस सूत्र लगा देंगे, इस तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेंस सूत्र में जो मान दिया गया उसको रख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/15। तो यहाँ पर धन और ऋण का जो चिन्ह है उसी को हमको विशेष ध्यान देना है। ठीक, तो 1/v बराबर -2 + 3/30। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। हल करेंगे तो 1/30 लिख सकते हैं इसको, या फिर u बराबर धन 30 सेंटीमीटर, है ना, +30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ, हमको v का धनात्मक चिन्ह मिला हमको, है ना। ये जो u बराबर 30 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो ये जो धनात्मक चिन्ह है वो ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, और प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर इसका आवर्धन देखेंगे, तो आवर्धन m बराबर h/h। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे v/u। ठीक है, तो h डैश इज इक्वल टू h v/u। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, 2.0, फिर +13/-15। तो इसको अगर हल करते हैं तो -4.0 सेंटीमीटर हमको मिल जाता है। तो आवर्धन m बराबर +13 सेंटीमीटर अपॉन -15 सेंटीमीटर। इसको हल करने पर हमको -2 मिलता है। ठीक है, तो m और h के ऋणात्मक मान, मतलब ऋणात्मक जो चिन्ह हमको मिले हैं,
किसके, M और H के। यहाँ पर भी ऋणात्मक मिला, यहाँ पर भी ऋणात्मक मिला। तो ये दर्शाता है कि ये जो प्रतिबिंब है उल्टा है और वास्तविक है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। तो इस प्रकार एक वास्तविक, उल्टा और 4.0 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है और ये प्रतिबिंब से दुगना बड़ा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमको ये आंसर भी मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। 10.3 का 8 लेंस क्षमता। आप जानते हैं कि लेंस की, पहले इसको मैं बता देती हूँ। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा मतलब डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे P अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि लेंस की प्रकाश किरणों को अपसरित और अभिसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है ना। प्रकाश किरणों को अपसरित और अभिसरित मतलब बढ़ाना या घटाना, बड़ा करना या छोटा करना, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाशिक केंद्र की मतलब निकट फोकसित कर देता है। और इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसरित करता है, ठीक है। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसको P अक्षर से निरूपित करते हैं, ओके। तो किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या होगी, P = 1/f। तो ये हमारा एक और समीकरण हमको मिल गया 10.11, ठीक है। तो फ्रेंड्स लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है, डाइऑप्टर है, जिसे D के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि F को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डाइऑप्टर में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक डाइऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 1D = 1 मीटर, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो यूज़ होता है कैमरे के लेंस में, है ना, सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शकों में इसका यूज़ किया जाता है, ओके फ्रेंड। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हम कल से अब चैप्टर 11 शुरू करेंगे, ओके फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए। दूसरों